हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 पढ़ेंगे और ये चैप्टर 2 है। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में कैसे अब चेंजिंग शुरू हो गया था। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift of relatively warm conditions in many areas. This led to development of grasslands. This is turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. I example I animals that survived on grass. तो क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 12,000 ईयर्स एगो तक के टाइम पीरियड को हम पैलियोलिथिक एज में कहते हैं। और जो 12,000 ईयर एगो से लेकर के 10,000 ईयर एगो तक के टाइम को हम मेसोलिथिक कहते हैं। तो यहाँ पर लगभग 12,000 ईयर्स पहले जो है क्या होता है कि क्लाइमेट में, वर्ल्ड के जो क्लाइमेट होता है उसमें धीरे धीरे अचानक से चेंजिंग आने लग जाता है और मौसम जो है वो थोड़ा पहले जो के अनुसार पहले की तुलना में गर्म होने लगता है। और जब मौसम में जब गर्मी बढ़ने लगती है तो जो बर्फ़ वाले एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगता है। तो इससे घास के मैदान बनने लगते हैं। तो जो जो जीव जंतु या फिर जो भी जानवर जो घास पे डिपेंड थे, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, तो इन सब की संख्या जो है सो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके लिए जो है सो पर्याप्त मात्रा में, मतलब काफ़ी मात्रा में सफिशियंट चारा मिल जाता है। तो अच्छा चारा मिलता है तो उनको धीरे धीरे उनकी जो है संख्या बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह क्लाइमेट में चेंजेस के कारण जो ग्रास पे सर्वाइव करने वाले एनिमल थे उनकी संख्या बढ़ने लगती है। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि हमने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका एक कारण था कि वो जिस जानवरों का शिकार करते थे और वही खाते थे, उसी पे डिपेंड थे। तो जब वो ये जानवर घास के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर घास थे, तो लोग भी इनके पीछे पीछे जो इनका शिकार करते थे वो इनकी तरफ गए और उन्होंने फिर धीरे धीरे उनमें उन्हें सीखना शुरू किया। क्या सीखना शुरू किया कि इन जानवरों के क्या फूड हैबिट्स हैं और ये कौन से सीज़न में ब्रीड, इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है उसके बारे में सीखने का कोशिश करने लगे लोग। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. तो इससे लोगों को ये सोचने में का मदद मिली कि अब मतलब कि लोगों को कि अब कैसे जो एनिमल्स हैं इनको पाला जाए, पालतू बनाया जाए और इनको इनकी जो है ब्रीडिंग वगैरह के बारे में जो है वो नॉलेज इकट्ठी की जाए, सीखा जाए कि कैसे इनका ब्रीडिंग किया जाएगा और कैसे इनको पालतू बनाया जाए। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो अब जो है सो लोगों ने कैसे फार्मिंग करना, कृषि करना, खेती करना और पशुपालन करने का किस तरह से आरंभ होता है इसके बारे में हम देखते हैं। दिस वॉज आल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में नेचुरली यानी कि अपने आप बहुत से जो है ग्रेन्स उगने शुरू हुए और घास भी उगने शुरू हुए। तो उनमें से कुछ वीट थे, बार्ली थे और चावल, ये सब थे। ये सब नेचुरली कुछ ग्रो करना शुरू हुए अपने आप से। तो मैन वुमेन जो या फिर बच्चे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपेंड। तो जो पुरुष थे, महिलाएं थे और बच्चे थे जो कि खाद्य संग्रह किया करते थे खाने के पैसे की, पहले के लोग थे वो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे या फिर जंगलों से कुछ भी फल है या फिर जड़ कुछ भी खाने का जो खाने योग्य चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके खाते थे। तो उन्होंने जब ये इसको भी इकट्ठा किया और खाया और तो उसके बाद इन्होंने इसको भी फूड के रूप में इन ग्रेन्स को इकट्ठा किया
और उसे खाया। उसके बाद वे इसको उगाने के बारे में सोचने लगे कि कैसे ये उगते हैं और कब ये पक के तैयार होते हैं। तो दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो इस प्रकार उन्होंने सीखना शुरू किया कि कैसे ये कहाँ किस जगह पे जहाँ पे उगे थे वहाँ पर फिर कैसे उगते हैं ये दोबारा। तो उनके दाने जो वहाँ गिर जाते थे पक करके तो फिर वो वहाँ पे दोबारा उगते थे। तो इस और फिर वो उनको ऑब्ज़र्व करने लग गए कि ये कब उगते हैं, किस सीज़न में उगते हैं, और इस तरह धीरे धीरे वे प्लांट्स ग्रो करना सीखने लगे और वे फार्मर्स बन गए। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फ्रॉम देम नियर देयर शेल्टर। तो लोगों ने अब क्या किया, एनिमल्स को, जो एनिमल्स खाते थे, जो एनिमल्स का जो फूड होता था तो उसको अपने घरों के आसपास रख करके, जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पर रख करके इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे अपने नज़दीक बुलाने के लिए। और धीरे धीरे जो है ये उनको पालतू बनाने लगे। जैसे कि बकरी है तो उसको घास दिखाया, घास दिखा दिखा के अपने शेल्टर तक ले गए और फिर वहाँ इसको पकड़ के रखा, बांध के रखा। तो इस तरह फिर धीरे धीरे इनको ये पालतू बनाने लगे, पालने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो सबसे पहले एनिमल जो जिसको पालतू बनाया गया था वह डॉग का जंगली पूर्वज था। वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का। सबसे पहले डॉग के जंगली जो प्रजाति होती है उसी के पूर्वज को मतलब कि डॉग ही कहिए, तो उसी को सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तो इसके बाद एनिमल्स को वो अपने घर के नज़दीक आसपास रखने के लिए अट्रैक्ट करते रहे और उनको पालतू बनाना शुरू किया। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। तो इन एनिमल्स में जो शीप थे, गॉट था, ये सब पिग है, ये सब जो ग्रुप में रहते थे कि हर्ड माने कि ग्रुप में रहते थे। और ये सब क्या थे, ज़्यादातर इनमें से घास खा करके ही इनका चारा जो था वो घास ही था। तो इन एनिमल्स को इन्होंने पालना शुरू किया। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर एनिमल्स। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो और लोग क्या करते थे कि इन एनिमल्स को, जंगली जानवरों से इनको बचाते भी थे। तो ये एनिमल भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे कि इसने मुझे बचाया। तो इस प्रकार ये जो इनसे बड़े जानवर होते थे, खतरनाक जानवर होते थे, उनसे इनकी सुरक्षा भी करते थे। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में देखते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को उगाया जाता था और फिर उसका देखभाल किया जाता था, एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और एनिमल्स का भी देखभाल किया जाता था। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। लोग ज़्यादातर ऐसे जानवरों को और पौधों को उपजाते थे और ऐसे जानवरों को पालतू बनाते थे जो कि जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसी कारण से लोग ऐसे प्लांट्स को और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज़। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जो किसी बीमारी के, या जिसमें किसी जल्दी से कोई बीमारी वगैरह ना हो, ख़राब ना हो जाए ऐसे। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज ग्रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन्स। तो और भी ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स को भी सिलेक्ट करते थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ग्रेन हो, ज़्यादा अनाज हो, और उनका जो स्टॉक्स है यानी कि तना होता है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जब ये फसल पक के तैयार हो जाए इसका ग्रेन तो उसकी वेट से वो गिर ना जाए। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। और इसी तरह से जो है वो प्लांट्स के सीड्स को, दानों को कुछ सिलेक्ट करके रख लेते थे ताकि वो ये जानने के लिए कि न्यू प्लांट्स फिर से वो सेम क्वालिटीज़ के होते हैं। इसके लिए अमॉन्गस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल एंड सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग
As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो इनमें से जो अधिकतर एनिमल्स होते थे, तो ऐसे एनिमल्स को ब्रीडिंग के लिए रखा जाता था या पालतू बनाया जाता था, जो कि जेंटल हो यानी कि आक्रामक ना हो, जिससे उनको नुकसान ना हो किसी तरह का। ये नहीं कि उन्होंने किसी डेंजरस बड़े एनिमल्स को पालतू बना लिया कि वही एनिमल ही उन्हें मार के खा जाए। ऐसे एनिमल्स को ये नहीं बनाते थे। और इसी के और परिणाम स्वरूप ऐसा ही होता हुआ कि डोमेस्टिकेशन एनिमल जो है और प्लांट जो है, वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से अलग होते थे, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे भी थे जो पॉइजनस भी हो सकते थे। तो इसलिए लोगों ने ऐसे पौधे और एनिमल सेलेक्ट किए जो उनके लिए अच्छे हों। और जैसे कि बहुत से एनिमल्स के जैसे कि दांत है या फिर सींग है, जो जंगली जानवर, वो बहुत बड़े होते थे इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस था, ये वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में शुरू हो चुका था। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये 12,000 ईयर्स पहले से ही शुरू हो गए थे। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस्ड दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आज के समय में हम जो पौधे यूज़ करते हैं फूड के रूप में, वो इसी डोमेस्टिकेशन का रिज़ल्ट के का है, जो लोगों ने उस समय सिलेक्ट करे। कैसे कैसे पौधे हम उन्होंने सिलेक्ट किए, जैसे कि कभी किसी ने कोई प्लांट्स खाया और वो मान लीजिए मर गया, तो उसके नेक्स्ट टाइम से लोगों ने वो पौधे को नहीं यूज़ किया खाने में, उसको पॉइजनस कर दिए पौधा मान लिया, और उस दूसरे पौधे को यूज़ किया जिनसे उनको कोई नुकसान नहीं होता था। तो इस तरह उन्होंने धीरे धीरे पौधे सेलेक्ट किए। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर wheat एंड बार्ली। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड sheep एंड goat। तो जो सबसे पहले जो प्लांट्स यूज़ किए गए थे खेती करने के लिए, कृषि के लिए, वो वीट और बार्ली था। और इसी तरह जो एनिमल्स था वो उनमें शिप और गॉट भी शामिल थे। ए न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ इफ़ यू इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो अगर आप ऐसे कोई पौधा दाना लेते हैं, कोई भी सीड लेते हैं किसी भी प्लांट का, और उसको अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी, तो ये आपने ये ध्यान दिया होगा कि उसको ग्रो करने में, जैसे बहुत से सीड हैं उसको ग्रो करने में कुछ डेज लगते हैं, दिन लगते हैं, कोई कुछ वीक में, कुछ मंथ्स में, तो किसी किसी में कई ईयर्स भी लग जाते हैं ग्रो करने में। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, it means that they had to stay in the same place for a long time. After looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो जब लोग तो पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो जब लोगों ने इस तरह इन प्लांट्स को ग्रो करना सीखा, उगाना सीखा, तो उसके लिए उनको वहाँ वेट करना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था जब तक कि वो पौधा ग्रो ना कर जाए। और उसके बाद वो जब उगता था, उसके बाद फिर उसमें प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती थी, तो उसमें वाटर डालना होता था, या फिर एनिमल्स से उस पौधे की सुरक्षा करनी होती थी, जैसे कि कोई भी जो जानवर है उसे खा ना जाए, उसे ख़राब ना कर दे बर्ड्स से। जब तक कि वो तैयार ना हो जाए पौधा, तब तक उनको उस जगह पे रहना पड़ता था। तो इस तरह धीरे धीरे वे लोग एक जगह रहने का उनमें हैबिट आने लग गया। तो जब पौधा वे दाना जो है वो ज़मीन में बोते थे, तब से लेकर के फसल के पकने तक उनको एक जगह पे ही रहना पड़ता था। As grain had to be stored for both food and shade, people had to think of way of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. और जब लार्ज काफ़ी सारा ग्रेन से कट मतलब कि उगाना शुरू किया, तो काफ़ी सारा इनके पास फूड स्टोर होने लगा। तो इनको स्टोर करने के लिए लोगों ने, जैसे खाने के लिए स्टोर करने के लिए, या फिर नेक्स्ट सीज़न में फिर से उसको उगाने के लिए, उसके सीड को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके वो सोचने लगे कि इनको कैसे स्टोर किए जाए। तो बहुत से एरिया में लोगों ने क्ले के पॉट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, तो और या फिर बास्केट बनाना शुरू किया।
बास्केट बुनना या फिर कहीं कहीं पे गड्ढे खोद करके ज़मीन के अंदर भी उसको रखा जाता था। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. तो एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, वो नेचुरली, उसके लिए हमें कोई फसल की तरह उनको उगाना नहीं पड़ता है। वो तो अपने आप ही संख्या उनकी बढ़ती रहती है ब्रीडिंग से। तो लेकिन ये है कि उनका हमें ध्यान रखना पड़ता था अच्छे से। उन लोगों को उनका उनके खाने पीने के लिए चारा वगैरह जो भी था उसका ध्यान रखना पड़ता था, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी जंगली जानवरों से ना। और इससे क्या होता था कि इन एनिमल्स से लोगों को मिल्क मिलता था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था फूड का, और मीट भी मिलता था। जब कभी उनको कहीं शिकार में कुछ शिकार नहीं मिल पाया, कहीं नहीं शिकार कर पाए, तो उस समय ये इन्हीं एनिमल्स को खाते थे। तो एक तरह से ये इनका एक स्टोर फूड था, यानी कि ये फूड वो जब कभी भी यूज़ कर सकते थे जब उनके पास फूड की कमी हो जाए तो। Finding out about the first farmer and herder, you will notice a number of blue squares। ये मैप में दिखाया गया है पेज नंबर 13 पर। Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India। तो जैसा कि ऊपर मैप में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी साइट्स जो हैं एविडेंस अर्ली फार्मर के और हार्डर के मिले हैं उन्हें काफ़ी सारे साइट्स में। और इनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, और एक जैसे जो कि प्रेजेंट में वो जिसे कश्मीर कहा जाता है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी पाए गए हैं। टू फाइंड आउट वेयर दिस साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडीड एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो इन सब जगहों पे जो भी सेटल हुए थे फार्मर और हर्डर, तो साइंटिस्ट यहाँ के जो एविडेंस से इनको जो एविडेंस मिले हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उसके बारे में वे अध्ययन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो और इनमें से एक जो बहुत ही एक्साइटेड जो एविडेंस मिला है वो क्या था कि ग्रेन के जला हुआ ग्रेन मिला है। दिस में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। ये या तो फिर किसी दुर्घटना के कारण, आग वगैरह लग जाने के कारण जल गया होगा, या फिर किसी पर्पस से जलाया हो गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals। तो इससे ये साइंटिस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो ग्रेन्स है ये सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उगाना शुरू हो गया था। और इन यहाँ की जो जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं उनसे भी पता चलता है कि लोगों ने इधर अलग अलग जगहों पर भी जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। टुवार्ड्स ए सेटल लाइफ, एक सेटल लाइफ की ओर क्या आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस टू हट और हाउसेज एट सम साइट्स। तो कैसे पता चलता है कि हम लोग ये जो है सेटल लाइफ की ओर आ गए? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उन्होंने खोज की तो उन्होंने पाया कि बहुत सी जगह जो है सो हट्स या हाउस बहुत से साइट्स में मिले। फॉर इंस्टेंट इन बुर्ज होम, जैसे कि बुर्ज होम जो कि प्रेजेंट में कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। लोग वहाँ पर क्या करते थे, गड्ढे खोद के वहाँ पर घर बनाते थे बुर्ज होम में। विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इनटू देम। और वो गड्ढे खोद के घर बनाते थे और उस गड्ढे के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। दे मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ये इस शेल्टर का यूज़ कोल्ड वेदर में भी करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoors। और आर्कोलॉजिस्ट्स को क्या मिला है वहाँ पर? कुकिंग के हट्स, यानी कि चूल्हे मिले हैं इनसाइड भी और आउटसाइड में, यानी कि अंदर में भी जो गुफा बनाते थे वे पिट हाउसेस, गड्ढे खोद के जो घर बनाए हैं उन घरों के अंदर में भी मिले थे और बाहर में भी मिले थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग जो है सो अंदर और बाहर खाना बनाते होंगे, या जैसे कि बरसात वगैरह है तो अंदर बना लिया, गर्मी है तो बाहर बना लिया, इस तरह ये लोग यूज़ करते होंगे।
स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स जो है सो मैनी साइट्स में मिला है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक। तो इनमें से जो बहुत से टूल्स हैं वो पैलियोलिथिक टूल से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ये न्योलिथिक टूल्स कहे गए हैं। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। तो इनमें वैसे टूल्स शामिल थे जो कि कुछ पॉलिश किए हुए होते थे और बहुत फाइन कटिंग, मतलब कि इनका जो किनारा होता था बहुत नोकीला होता था और पॉलिश्ड जो होते थे। न्यूलिथिक एज के जो टूल्स थे वो बहुत ही थोड़े मतलब कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज की तुलना में ज़्यादा नोकीले और पॉलिश किए हुए थे। और इनसे यहाँ और इस समय मोटर और पेस्टल भी ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था या फिर अदर प्लांट प्रोड्यूस जो होते थे उसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था। मोटर एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। और ये जो मोटर और पेस्टल जो पहले यूज़ किए जाते थे वो आज भी यूज़ किए जा रहे हैं हजारों सालों के बाद भी। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड and used and remember some tools were also made of bones। तो जो इस समय न्योलिथिक एज में भी पैलियोलिथिक एज के बहुत से टूल्स अभी भी यूज़ किए जाते थे जो इनमें से बहुत से टूल अब बोन के भी न्योलिथिक एज में बनने लगे थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। और बहुत सारे मिट्टी के पॉट भी मिले हैं। देयर वर सब टाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। हाँ, ये जो बहुत सारे पॉट हमें मिले हैं वो सब या तो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था या फिर कोई भी सामान स्टोर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड लेंटिल दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। तो लोग जो है इस पॉट्स का यूज़ कुकिंग के लिए करते थे, स्पेशली जाके राइस जो है या फिर वीट है इन सब के लिए बनाने के लिए, इसको पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए इन पॉट्स का यूज़ भी करने लग गए थे और ये इनकी डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल कॉटन दे कुड नो बी ग्रोन। तो इसके अतिरिक्त इन लोगों ने अब कपड़े भी बुनना शुरू कर दिया था और इसके लिए डिफरेंट तरह टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ करने लगे थे जैसे कि कॉटन है और उसको ग्रो भी करना इन्होंने अब सीख लिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या ये सब चीज़ें जो है हाँ सभी जगह एक ही टाइम में चेंज हुआ था? बिल्कुल नहीं। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। तो ये सब चेंजेस जो होने लगे थे फार्मिंग का, हर्डिंग का, तो ये सब क्या सारे एरिया में, इंडिया के सारे एरिया में एक ही साथ हुआ था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि जैसे कि बहुत सी जगह लोग अभी भी एनिमल्स को हंट करते थे और फूड गैदर करते थे और बहुत सारी जगह जो है वो फार्मिंग और हर्डिंग बहुत स्लोली हो रहा था और बहुत सारी जगह बहुत आगे लोग निकल चुके थे, बहुत आगे, मतलब कि काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल हो चुके थे। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो इसके अतिरिक्त लोगों ने इसके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करना शुरू किए थे अलग अलग सीजन्स में। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ ये भी आपको दिखाया गया है जो ये अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो ईरान जाने का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट रास्ता है, ये बोलन पास के नज़दीक में ही है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ जो था इनमें से एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर पहली बार प्लांट्स को में बार्ली और वीट ग्रो किया गया था और शीप और गोट को फर्स्ट टाइम यहाँ इस एरिया में पालतू बनाया गया था। इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट।
At this site, many animal bones were found, bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. तो जितने भी विलेजेस के बारे में हम जानते हैं उनमें से ये एक बहुत ही सबसे ज़्यादा पुराना विलेज है मेहरगढ़। और यहाँ पे बहुत से एनिमल्स के हड्डियाँ हमें पाई गई हैं, जैसे कि डियर है, पिग है, इन सब, और शीप और गोट के भी हड्डी जो है सो हमें यहाँ पर पाया गया है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज। और यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के हाउसेस के भी रिमेन्स हमें मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 or more कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच वे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो और हर हाउस में 4 या इससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स यानी कि रूम्स होते थे, और इसे स्टोर करने के लिए यहाँ इसको शायद यूज किया जाता था। व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम। पीपल लुक आफ्टर them, perhaps in the belief that there is some form of life after that. Burial in one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो जो उस समय के लोग थे ये मानते थे कि मरने के बाद भी लोगों को का एक अलग दुनिया में वो चले जाते हैं। तो जो लोग मरते थे उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनके प्रति अपना उनके रिस्पेक्ट में उनके साथ खाने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे कि गोट वगैरह भी यहाँ पर मेहरगढ़ में दफनाए हुए पाए गए हैं। बहुत से बॉडी के साथ गोट को भी दफना दिया जाता था। ये लोग सोचते थे कि ये लोग मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसे खाने के काम में आएगा, इसलिए ये उसके साथ खाने की चीज़ें या फिर और भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके साथ दफनाया करते थे। और ऐसे चीज़ें हमें मेहरगढ़ से मिली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।